हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब सुरक्षित होंगे, अच्छे तरीके से अपने घर में होंगे, अपने कुशल मंगल, अपने गांव का कुशल मंगल, अपने एरिया का कुशल मंगल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हमें ज़रा एक दिल को तसल्ली मिलेगी कि कहीं ना कहीं आप हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर पे कुशल मंगल हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मतलब हमने जो सीरीज़ चालू करी है भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद का भारत, उसके अंदर सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा वीटो था वो मोहम्मद अली जिन्ना को मिल गया और वेवेल प्लान फेल होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को लगने लगा कि तुमसे पूछे बगैर पत्ता भी नहीं हिलने वाला और तुमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं होगा। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स अपनाना शुरू कर चुके थे। उसका नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये अप्रोच किया कि किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का करियर रहा, किस तरीके से प्रॉपर अपलिफ्टमेंट हुई, उसकी डेवलपमेंट हुई। आज ये तीसरा वीडियो जो है, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपनी पॉलिटिक्स बदलता रहा और हिंदुस्तान को पार्टीशन तक लेके चला गया। तो इसके अंदर सबसे पहला वेवेल प्लान जब फेल हो गया और गांधी और जिन्ना के बीच की जिस भी तरीके की बातचीत थी वो फेल हो गई। वेवेल प्लान जब फेल हो गया, वेवेल की योजना जब फेल हो गई और सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, सिचुएशंस आगे नहीं बढ़ रही थी, ऐसे में एक इंसिडेंट हुआ 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 और भारत के अंदर हो गई रेटिंग्स म्यूटिनी। रेटिंग का विद्रोह यानी रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड, शाही भारतीय जो नेवी थी, नौसेना थी, उसने विद्रोह कर दिया। और नौसेना का जो विद्रोह था वो इस तरीके से था, नेवी ने विद्रोह या नेवी ने रिवोल्ट इस तरीके से किया था दोस्तों कि रेटिंग्स म्यूटिनी स्टार्ट हो गई, रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट कर दिया। जब इसे रोकने के लिए बाकी सारे, जैसे कराची के अंदर नेवी को बोला गया कि मतलब कुछ इंडिया के जहाज़ों ने, मतलब इंडिया के नौसैनिकों ने, जिनको बहुत बुरी कंडीशंस में काम करना पड़ रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और बहुत ही जिसे कहते हैं ह्यूमिलिएटिंग वे में अपनी लाइफ गुजारनी पड़ रही थी, उन्होंने अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बंदी बना लिया और जहाज़ पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के झंडे लगा दिए और इस तरीके से पूरे के पूरे जहाज़ पे कब्जा हो गया। उस जहाज़ के कब्जे को रोकने के लिए जब कराची को ऑर्डर दिया गया कि नौसेना को कि आप उस पर हमला करो और उस पर कब्जा करो, तो उन्होंने भी कहा नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम उनको कब्जा नहीं करेंगे और रिवोल्ट को सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से एयरफोर्स को भी यही कहा गया कि आप कब्जा कीजिए। एयरफोर्स को जब ऑर्डर दिया कि तो एयरफोर्स ने भी रिवोल्ट का ही सपोर्ट किया। तो ब्रिटेन को एक मोटी मोटी बात समझ में आने लग गई कि ब्रिटेन का भारत की साम्राज्य के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो स्ट्रॉन्ग पिलर था वो था ब्रिटिश आर्मी। अगर ये ब्रिटिश आर्मी जो रॉयल इंडियन आर्मी थी या इंडियन सोल्जर्स थे, वही अगर रिवोल्ट करने लग गए तो अब इतने बड़े इंडियन साम्राज्य को, भारतीय साम्राज्य को किसी भी सिचुएशन में अपने कंट्रोल में रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक अप्रोच चेंज हो गई और ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया नाउ दे आर गोइंग टू लीव इंडिया। ऐसे सिचुएशन में, और सबसे पहली बात, ब्रिटेन की आर्थिक हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस, मिलिट्री कंडीशंस सबकी सब इतनी बुरी थी कि ब्रिटेन किसी भी सिचुएशन में इंडिया को अब कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए 19 फेब 1946 जो ब्रिटिश पीएम था, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर्ड इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये डिक्लेयर किया कि कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, कि कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन योजना भारत जाएगी और उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होगा पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर।
उसका एकमात्र उद्देश्य होगा पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कहा गया और ये कहा गया कि उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होगा कि शक्ति का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ अब डिसाइड कर चुके थे कि भारत कैबिनेट मिशन को भेजा जाए। इसीलिए मार्च 1946 में ये फैक्ट्स को समझना कि अंग्रेज़ अब कितना सीरियसली काम कर रहे थे इंडिया को आज़ाद करने में। मार्च 1946 में अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। जब ये कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इन्हें कैबिनेट मिशन कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के 3 मंत्री थे। यानी जो काम 3 मंत्री डिसीजन लेंगे वो सरकार का डिसीजन माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा गया। मार्च में ये लोग भारत पहुँचे और 16 में, तारीख देख लेंगे, 16 मई 1946। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन तारीखों को पेपर में आए या ना आए, लेकिन कौन क्या कर रहा था उसको कंपेयर करने में बड़ा मज़ा आता है, इनमें बहुत आसान रहता है। कैबिनेट मिशन प्लान डिक्लेयर्ड इट्स प्लान, कैबिनेट मिशन डिक्लेयर्ड इट्स प्लान, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना की घोषणा कर दी। इस योजना में क्लियर वर्ड्स में था, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी यानी संविधान सभा होगी। दूसरा जो होगी इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार होगी, इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार होगी। तीसरा इसमें साफ कहा गया, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बाद में देखेंगे इसमें, और सबसे मेन बात सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बाद में देखेंगे। यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोविंसेस था, रीअरेंजमेंट या जिसे कहेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोविंसेस था, यानी प्रांतों को अलग अलग तरीके से विभाजित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नो पार्टीशन, क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि पार्टीशन नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब अपने प्लान को डिक्लेयर किया और ये कहा कि पार्टीशन नहीं होगा, तो यहीं से सिचुएशंस जो हैं वो बदलना शुरू हो जानी चाहिए थी। हर इंसान को लगेगा, आप लोगों को भी इस समय लगना शुरू हो जाएगा कि अब मुस्लिम लीग क्या करेगी। यहीं से चेंज शुरू होता है। 6 जून 1946, सोचकर देखिए, जस्ट 20 दिन बाद 6 जून 1946 मुस्लिम लीग अडॉप्टेड या एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्लान। झटका लगेगा आप लोगों को कि साफ बात है कि पार्टीशन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सेपरेट कंट्री में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये था कि कांग्रेस कहती है, भैया आपने जो प्रोविंसेस को कैटेगराइज किया ये किस तरीके से है, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनमें कांग्रेस को जवाब इस कैबिनेट मिशन ने नहीं दिए थे, और कांग्रेस बहुत सारे कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस से सेटिस्फाइड नहीं थी। अब क्योंकि कांग्रेस प्रोविजन से मतलब कैबिनेट मिशन के प्रोविजन से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए कांग्रेस कहती है हम इस इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। सोचकर देखिए, कांग्रेस को सत्ता का कोई लालच नहीं था। वो ये कहते हैं कि जब तक कैबिनेट मिशन हमारे बहुत से सवालों का जवाब नहीं दे देगा, हम इस इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे।
मुस्लिम लीग कहती है भाड़ में गई कांग्रेस, एक काम करो, हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वी वुड फॉर्म द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट बनाएंगे। लॉर्ड वेवेल कहता है ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप एक सरकार बनाओ और सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास अप्रॉक्सीमेट 75% सीटें हैं, वो पार्टी आपकी सरकार में ही शामिल ना हो। विदाउट कांग्रेस यू कांट रन अ गवर्नमेंट। यहां से सिचुएशन बिगड़ी, यहां से सिचुएशन बिगड़ी। कांग्रेस सरकार नहीं बनाना चाहती थी, कांग्रेस सरकार के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी। उसके पीछे जेन्युइन रीजंस थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने बहुत सारी चीजों को अंधेरे में या फिर इतना ज्यादा धुंधला रखा था कि कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पा रहा था, समझे। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कांग्रेस नहीं बना रही, ये हमारे लिए मौका है, हम सरकार बनाते हैं। अंग्रेज कहते हैं यहां अंग्रेजों की जो मंशा थी वो क्लियर थी, अच्छी थी कि वो एक यूनाइटेड इंडिया छोड़कर जाना चाहते थे। यहां तक कैबिनेट मिशन प्लान तक सिचुएशंस जो थी वो इस तरीके से थी कि ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड हो, उसका पार्टीशन ना हो। अब वो पार्टीशन कहां से हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि मुस्लिम लीग जो थी इसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, और सिचुएशन ये क्रिएट कर दी कि हम सरकार बनाएंगे। अंग्रेज कहते हैं आप सरकार कैसे बनाएंगे जब तक कांग्रेस उस सरकार में शामिल नहीं होगी। यहां से मुस्लिम लीग बिधक गई, गुस्से में आ गई, जो उसमें आई, और यही रीजन है 1-2 महीने तक ये पूरा मामला चलता रहा, पूरी बहस चलती रही, और सीधा 29 जुलाई 1946 मुस्लिम लीग रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान एंड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट या ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त। मुस्लिम लीग ने अब पलटी दोबारा मारी कि यहां पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग एक बात प्रूव करने में लग गई कि यहां मेजॉरिटी अगर नहीं चाहेगी तो हमारा कोई नहीं सुनेगा, तो हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर हम मेजॉरिटी में हो और हमारी सुने जाए। और इसलिए मुस्लिम लीग ने यह बहाना बनाकर जो भी कैबिनेट मिशन प्लान था उसे रिजेक्ट कर दिया और साफ कह दिया हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। जब ये कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो उसी साथ एक रेजोल्यूशन पास किया और साथ में ये कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे 16 अगस्त को। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा, और इसके अंदर सुहरावर्दी गवर्नमेंट थी, सुहरावर्दी गवर्नमेंट इन बंगाल के अंदर सुहरावर्दी गवर्नमेंट थी, और उसने 3 दिन यानी 16, 17 और 18 अगस्त को पुलिस फोर्स वॉज सेंट ऑन लीव, फोर्स वॉज सेंट ऑन लीव। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को, यानी 3 दिन थाने बंद रहेंगे, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को कहा घर जाओ, छुट्टी। अब पुलिस फोर्स की अगर छुट्टी हो गई है तो 16 तारीख की सुबह सुबह मुस्लिम लीग के गुंडे हथियारों समेत कलकत्ता, ढाका से लेकर दूसरे शहरों की सड़कों पर निकले और हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते 6000 हिंदूज, अप्रॉक्सीमेट डाटा बता रहे हैं कि इतने सारे हिंदूज की लाशें कलकत्ता की सड़कों पर पड़ी हुई थी। इनका मानना, खासकर मुस्लिम लीग का मानना यह था कि अब आपको अपनी बात मनवानी है तो इस कांग्रेस को इतना मजबूर कर दो कि ये अब तुमसे पीछा छुड़ाना चाहे। कांग्रेस को अब इतना ज्यादा मजबूर कर दो कि कांग्रेस अब तुमसे पीछा छुड़वाना चाहे। ऑब्वियस सी बात है, तुमने हिंदू मुसलमान कर दिया और कांग्रेस
तो बेचारी कभी भी मुस्लिम और हिंदू की बात उस टाइम पर नहीं करती थी। इसका जो पूरे का पूरा जो कंसेप्ट था वो सेक्युलर था। हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई मुस्लिम लीग ने शुरू करवाई, और पहले तो ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारा, नेचुरल सा प्रोसेस है, रिएक्शन होगा, जहां पर हिंदू मेजॉरिटी होगी वो मुस्लिम्स को मारेगी, और यहां से कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, कम्युनल राइट्स शुरू हो गए, और इंडिया के अंदर ये कम्युनल राइट्स फैलते जा रहे थे, और भारत के अंदर मुस्लिम लीग ने सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस पैदा कर दी। यानी भारत में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां बना दी कि आप अब गृह युद्ध के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस, और इसमें सबसे गंदा रोल अंग्रेजों का, कांग्रेस, और ये दंगे बंगाल में फैल चुके थे, बंगाल से बिहार में आ चुके थे। कांग्रेस का और खासकर अंग्रेजों का सबसे गंदा रोल ये था कि कांग्रेस बार बार अंग्रेजों पर दबाव बना रही थी कि सुहरावर्दी सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां आप गवर्नर रूल लगाइए और गवर्नर रूल लगाकर दंगों को कंट्रोल कीजिए। यहां अंग्रेजों ने जानबूझकर सरकार मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिए रखा, और बढ़ावा इस तरीके से दिए रखा कि मुस्लिम लीग को हवा दिए रखी और दंगों को चलते रहने दिया। उसका बुरा असर ये पड़ रहा था कि जितने ज़्यादा दंगे बंगाल में हो रहे थे उसका रिएक्शन हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में देखने को मिल रहा था, और फर्स्ट मेजॉरिटी और सेकंड मेजॉरिटी दोनों की दोनों मेजॉरिटी कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे को मारने पर तुली हुई थी, ज़बरदस्त लेवल पर। जब दोनों की दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को मारने पर, ख़त्म करने पर तुली हुई थी, यहीं से सिचुएशंस बदलना शुरू होती हैं, और कांग्रेस के ऊपर एक अजीब तरीके का दबाव बनना शुरू हो जाता है कि भाई हिंदुस्तान अकेला अलग रहे या यूनाइटेड रहे, या फिर एक ऐसा मानसिकता जिसके अंदर कोड हो चुका है उसको देश से अलग कर दिया जाए, मुस्लिम लीग के डोमिनेटेड इलाकों को अलग कर दिया जाए या नहीं, यही चीज यहां पर मायने रखने लग गई, और अंग्रेजों ने और कांग्रेस के ऊपर दबाव बनता चला गया। लेकिन अभी भी एक सिचुएशन ऐसी थी जहां हिंदुस्तान के पार्टीशन को रोका जा सकता था, लेकिन यहां आपको दिखाई देगा जिन्ना तो केवल एक मोहरा था, जिन्ना तो केवल एक मोहरा था, असली खेल तो अंग्रेज खेल रहे थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी समझ ही नहीं पाए कि उन्हें वो कर रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है। और जिन्ना बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन जैसे केस के अंदर एक ब्रीफिंग होती है, जिन्ना भी वैसे केस की ब्रीफिंग कर रहे थे, लेकिन असलियत में वो ब्रीफिंग की किसने थी? वो ब्रीफिंग उस केस की अंग्रेजों ने कर रखी थी। जिन्ना तो बस उस लिखे हुए स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। जिन्ना इस टाइम पर अंग्रेजों के हाथ का मोहरा थे, और अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जिन्ना को किस तरीके से अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने जिन्ना को कैसे इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए। आज का पाकिस्तान वही नाजायज़ औलाद है अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ों की गंदी पॉलिटिक्स की नाजायज़ जो औलाद है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को देख के यही दिल से निकलता है कि अंग्रेज़ों के कुकर्मों की जो नाजायज़ प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान है। कहाँ वो गंदा खेल हिंदुस्तान के साथ खेला गया, भारत माता के टुकड़े किए गए, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को जाते हुए भी
अपने अंगूठे के नीचे रखा। अगले वीडियो में धन्यवाद।